नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिंदुस्तान पर। मैं हूं नीलू व्यास। आज की जो बड़ी खबर जो सारे टीवी चैनल्स पर चल रही है, आज नरेंद्र मोदी सुर्खियों में नहीं है, आज सुर्खियों में है राहुल गांधी। गोदी मीडिया के जो चैनल्स हैं, आज उनको भी मजबूरी वश कह लीजिए या फिर और कोई खबर नहीं है खबरों के हिसाब से, तो आज उनको चलाना ही पड़ रहा है। और बड़ी खबर यही है कि राहुल गांधी आज उन्होंने अपना नामांकन भरा है रायबरेली से। और लोग ये सोच रहे थे कि शायद वो अमेठी से लड़ेंगे। कल देर रात तक लोग ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ लिस्ट निकलेगी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन वो लिस्ट सुबह आई और उसमें दो नाम थे, रायबरेली से राहुल गांधी और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा। किशोरी लाल शर्मा वो इंसान है जो कि नेहरू गांधी परिवार से बहुत ज्यादा क्लोजली एसोसिएटेड है। दोनों कंस्टिट्यूएंसीज को, चाहे वो रायबरेली की हो चाहे अमेठी की हो, किशोरी लाल शर्मा के बारे में लोग कहते हैं कि हर घर के व्यक्ति को वो जानते हैं, घर घर, क्योंकि उन्होंने छाना हुआ है दोनों लोकसभा सीटों का। तो कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर केएल शर्मा जीत जाएंगे। लेकिन आप वो सिनारियो सोचे कि केएल शर्मा बनाम स्मृति ईरानी, और अगर स्मृति ईरानी को हार का सामना करना पड़ता है केएल शर्मा के हाथों, तो क्या स्मृति ईरानी, क्या बीजेपी वाकई में इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद क्या वो मुंह दिखा पाएगी लोगों को? क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री जब पश्चिम बंगाल में बर्दवान में बोल रहे थे, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी को संबोधित करते हुए कि डरो मत, भागो मत, और आप तो भाग चुके हैं। सोशल मीडिया पर भी ये ट्रेंड लगातार और कंसिस्टेंटली इसको चलाया जा रहा है सुबह से। पट्टू पप्पू, डरो मत, भाग गया राहुल, इस तरीके के हैशटैग्स इस समय चल रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि वो बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है उसको यही दर्शा रही है कि राहुल गांधी अमेठी की लड़ाई से डरकर वो एक ऐसी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं जो कि एक सेफ सीट है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वायनाड में चुनाव खत्म हो गया है, वायनाड में, दक्षिण में अगर उनके जीतने के चांसेस हैं, तो क्या राहुल गांधी ये भी प्रूव कर रहे हैं कि वो उत्तर भारत में भी उतने ही रेलिवेंट है, उतने ही एक्सेप्टेबल है? आज का जो ये मोमेंट है जहां पर उन्होंने नामांकन फाइल किया है, आज वो अपने आप में एक मैसेज है। और दूसरी एक चीज कि जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, कुछ लोगों को मायूसी भी हुई, लेकिन प्रियंका गांधी, कई लोगों को ये बात नहीं पता है कि वो जमकर जिस तरीके से प्रचार लगातार कांग्रेस के लिए कर रही हैं, वो एक बड़े स्टार कैंपेनर के रूप में तो दिख ही रही हैं। भले ही वो 2024 का चुनाव ना लड़े, लेकिन आने वाले सालों के लिए शायद वो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा बनने की काबिलियत रखती है। आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमानों को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। जावेद अंसारी, जो कि बहुत सीनियर जर्नलिस्ट है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, कांग्रेस को बहुत क्लोजली उन्होंने परखा है, जाना है। अनिल सिन्हा जी वरिष्ठ पत्रकार है, पॉलिटिकल कमेंटेटर है, पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इन्होंने भी कांग्रेस को बहुत क्लोजली कवर किया है। और पुष्पराज देश पांडे, जो कि इन्होंने अभी हाल में एक किताब लिखी थी जो कि बहुत चर्चा में है, उसका नाम है भारत जोड़ो यात्रा। और पुष्पराज भी कांग्रेस के साथ बहुत क्लोजली एसोसिएटेड है और उन्होंने काम भी काफी सारे कांग्रेस के साथ इन्होंने कई कैंपेन्स वगैरह को एक दिशा दी है। आपका स्वागत है आप सभी का। और आज की चर्चा मैं जावेद जी से शुरू करती हूँ कि जावेद जी, आज इस नामांकन प्रक्रिया को आप कैसे देखेंगे? क्या ये एक टर्निंग पॉइंट, यहां से जो अब 5 फेजेस बचे हैं, क्या आज की नामांकन प्रक्रिया एक टर्निंग पॉइंट अब बन सकता है 2024 के चुनाव का? जी जावेद जी। देखिए, ये तो कहना मुश्किल है कि टर्निंग पॉइंट होगा या इसका प्रभाव और सीटों पे पड़ेगा, क्योंकि पहले भी ये पहली बार वहाँ से चुनाव नहीं लड़ रही गांधी परिवार के कोई सदस्य, और ऐसा देखा गया कि सुल्तानपुर में भी उसका असर नहीं पड़ा, जो बगल की कॉन्स्टिट्यूंसी है। सुल्तानपुर में रिजल्ट कुछ और था, रायबरेली अमेठी में कुछ और था। लेकिन ये ज़रूर है कि जो इस बार के जो ऑप्टिक्स थे, इस बार पे जो ढोल नगाड़ा बीजेपी ने बजाया और जो ताल ठोक रहे थे कि आज राहुल गांधी आके लड़ रहे हैं, चलो राहुल गांधी वहां से नहीं लड़ रहे हैं, बगल से लड़ रहे हैं। गांधी परिवार का एक सेवादार किशोरी लाल शर्मा, जो पिछले 3 दशकों से ज़्यादा से वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी मैनेज कर रहे हैं, माइक्रो मैनेज कर रहे हैं। मैं पहली बार अमेठी 1999 में प्रॉपर तरीके से गया था कैंपेन कवर करने, जब मिसेस सोनिया गांधी पहला इलेक्शन लड़ रही थी और प्रियंका गांधी वो इलेक्शन लड़वा रही थी। किशोरी लाल जी ये वन मैन थिंक टैंक थे। ये पोलस्टर भी हैं, नंबर क्रंचर भी हैं, ड्राइवर भी हैं, सब कुछ करते थे। एक एक आदमी को कौन सा बटन कहाँ दबाना है, कौन सा तार कहाँ जोड़ना है, इस चीज़ में ये माहिर आदमी।
और ये नेमलेस फेसलेस वंडर थे। आज के पहले बहुत से लोगों ने 90% लोगों ने जो कांग्रेस कवर करते हैं उनका नहीं जानते होंगे, लेकिन ये लाइट वेट कैंडिडेट नहीं है। और सबसे मजेदार बात ये होगी कि जैसे 1999 में प्रियंका गांधी ने अपनी माँ का पहला इलेक्शन लड़वाया था, वैसे ही आज वहां उन्होंने अमेठी और रायबरेली की जनता से वादा किया है कि 6 तारीख के बाद मैं लगातार यहीं रहूंगी और ये दोनों जगह पे धुआंधार कैंपेन करूंगी। तो इसलिए ये बड़ा रोचक हो जाएगा। और इलेक्शन का रिजल्ट क्या होगा, जो लोगों के वॉक्स पॉप्स हैं या जो लोग वहाँ गए हैं, जिन लोगों को मैं जानता हूँ, उनके से अगर आप बातचीत करें तो उनको नहीं लगता कि इलेक्शन में कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी और दोनों सीट कांग्रेस निकाल लेगी। लेकिन जब तक आखिरी वोट काउंट न हो जाए इस बात को कहा नहीं जा सकता। लेकिन अगर काल्पनिक तौर पे भी अगर हम चर्चा करें, इमेजिन कीजिए एक सिनेरियो कि किशोरी लाल शर्मा वहां से जीत जाते हैं, फिर क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। फिर वो आप जरा सिनेरियो देखिए, राहुल गांधी जीत जाएंगे, अगर नहीं जीतेंगे तो ताज्जुब की बात है। लेकिन किशोरी लाल शर्मा अगर वहां से, जिसकी ज्यादा मुमकिनात हैं, अगर वो जीत गए तो उसका क्या मैसेज जाएगा, जरा इसके बारे में भी सोचिए। जी ठीक है। अब मैं अनिल जी के पास आती हूँ कि अनिल जी, सुबह से लेकर अब तक जिस तरीके का नैरेटिव बन रहा है, कल शाम को बहुत सारी चीजें लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके उल्टा बहुत सारी चीजें हुई हैं। लेकिन अब आप इसको कैसे देखते हैं, आज के इस पूरे इवेंट को, और जिस तरीके से राहुल गांधी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब पश्चिम बंगाल में थे, बर्दवान में, तो उन्होंने कहा डरो मत, भागो मत। इस तरीके का एक कैंपेन अब बीजेपी खड़ी कर रही है, ये दिखाते हुए कि देखिए कांग्रेस के जो राहुल गांधी डर रहे हैं अमेठी के इस जायंट किलर बैटल से, और जहां पर स्मृति ईरानी खड़ी हुई है, कम से कम बीजेपी ये बताने की कोशिश कर रही है बार बार। जी अनुज। ये मैं शुरुआती रिएक्शन तो मेरा भी था कि योद्धा को, मतलब चूंकि अमेठी एक रण क्षेत्र बन गया था, जो मतलब कुरुक्षेत्र जिसको कहते हैं, तो वहां से निकलना नहीं चाहिए था। लेकिन बाद में मैंने जब काफ़ी लोगों के तर्क सुने और खुद को इस मतलब ये जो घटना है इसको एनालाइज करने के लिए थोड़ा अलग से सोचने की कोशिश की कि आखिर क्या किया है कांग्रेस ने, तो मुझको लग रहा है ये कुरुक्षेत्र तय किया था बीजेपी ने। तो और वो मतलब कोई सहमति से नहीं हुई थी कि भाई ये यहीं हम लोग लड़ेंगे। तो कुरुक्षेत्र भी तय कर दिया था, उसके एम्पायर भी वही तय कर रहा था, मीडिया भी उसी का था, मतलब एम्पायर जिसको आप कह सकते हैं, और मैदान भी उन्हीं का, और योद्धा भी उन्होंने तय कर लिया था। तो कोई ये इसको कांग्रेस ने पलट दिया, इसको तो मैं मानूंगा, क्योंकि उसने पलट दिया कि मैदान वो नहीं है जो जहां आप बता रहे हैं, मैदान कहीं और है। तो ये एक बड़ी चीज है जो कि कांग्रेस के पहले मुझको लग रहा था कि रणनीतिक भूल है ये, और चूंकि मीडिया का ऐसा असर भी हो सकता है अपने दिमाग पे हो। लेकिन मैं आपको पहले से भी ये था कि मतलब यूपी से चुनाव तो लड़ना ही चाहिए राहुल गांधी को, ये मेरी राय शुरू से थी। और अगर रात में भी अपन लोग जो कह रहे थे कि नहीं दोनों में से कहीं नहीं लड़ेंगे, तो मैं इसके खिलाफ था। तो इस मामले में तो उन्होंने ठीक किया, और मुझको लग रहा है कि उन्होंने मैदान बदल दिया, इससे ये बहुत कठिन कर दिया उनके, बीजेपी के लिए बहुत कठिन हो गया। इसीलिए कि उन्होंने सारा फोकस और सारा जो स्ट्रेटजी बनाई थी और मीडिया स्ट्रेटजी सब उसी पर केंद्रित था कि राहुल गांधी अमेठी से आएंगे, नहीं आएंगे तो कहेंगे कि भाग गए आप। लेकिन उस पर जमा नहीं, क्योंकि खेल क्या है पलट गया। और योद्धा जो उनका है, अब क्या है कि आप एस्ट्रोनॉमी अगर कुछ जानती हो तो पता है कि ग्रहों का जो ये है, तारों का मतलब ये उसमें जो उपग्रह होते हैं, जो चांद का अपनी रोशनी नहीं होती है, वो सूर्य के रोशनी से ही जो पृथ्वी और से के रोशनी से और इससे वो प्रकाशित है। तो ये जो है सूर्य की रोशनी से जो प्रकाशित होने वाला चांद है, उसका वैसा ही उनकी स्थिति हो गई। अब वहाँ ग्रहण लग जाएगा इनके यहाँ, क्या कहते हैं, स्मृति ईरानी। राहुल गांधी के बगैर स्मृति ईरानी का कौन सा राजनीतिक व्यक्तित्व है या राजनीतिक हस्ती है। तो एक तो उन्होंने एक कर दिया कि उनको उन्होंने जो एक ऐसे ही मतलब ये मतलब खड़ी की थी मूर्ति, वो मूर्ति तो उनकी ऐसे ही मतलब आभाहीन हो गई।
अब उसका कोई अर्थ नहीं रह गया। अब वो अब कितना जी, क्या चिल्लाती रहे। आप ये कह रहे हैं कि जो एक पॉलिटिकल माइलेज सोच रही थी स्मृति ईरानी उठाने के लिए, अब वो पॉलिटिकल माइलेज उनको नहीं मिलेगा राहुल के रायबरेली से लड़ने की वजह से। पॉलिटिकल माइलेज का तो दूर जाने दीजिए। अब वो मतलब अभी देखिए, आप देखेंगे क्या है कि अगर वो पेड न्यूज ना हो मीडिया में, मतलब वो बुला करके अपना जो उनका कांटेक्ट है या प्रभाव है मोदी जी का, अगर वो ना हो तो स्मृति ईरानी से मिलने के लिए भी कोई जर्नलिस्ट नहीं जाएगा। क्या जाएगा वहाँ के शर्मा, और उसमें जो ये है उसको कवर करने के लिए। पहले की बात अलग थी, पहले लोग जर्नलिज्म करते थे तो वो तो वहां भी जाते थे जहाँ निर्दलीय कोई अगर उम्मीदवार है और उसका कुछ मतलब है पॉलिटिकल मतलब। तो यहाँ तो कोई पॉलिटिकल मतलब है नहीं ना। मोदी ऊपर में मोदी, नीचे मोदी, नभ में, अंबर में, सब जगह जो है, जल में, थल में, नभ में, सब मोदी। तो आप पॉलिटिक्स क्या ढूंढेंगे? कोई पॉलिटिक्स ने तो उसमें जो उसको पंक्चर जरूर कर दिया कांग्रेस ने। ये बात मुझको मतलब मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ जो अपने मित्र यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने काफी अच्छा विश्लेषण बताया। तो हमने तो मेरी भी बत्ती नहीं जल रही थी। मैं भी लग रहा था क्या किया ये लोग बोगस सब। लेकिन बाद में मैंने उसको रेशनलाइज किया कि आखिरकार क्या इसका मतलब है। तो मतलब अच्छा मतलब ठीक किया उन्होंने। और दूसरा ये है क्या कि अब राहुल गांधी को कहीं अपना टाइम नहीं खराब करना, उनको पूरे देश में है, वो फंसा देना चाहते थे वहां। तो वो अपना रायबरेली में अपना चुनाव लड़ेंगे आराम से। और जो अमेठी में माहौल राहुल गांधी का आने से बनता, रायबरेली में वही माहौल बन गया वहां के लोगों का। तो अमेठी और रायबरेली तो दोनों तो उनकी फैमिली का ही है ना। और ये भी अच्छा डिसीजन है कि उन्होंने फैमिली के किसी और उम्मीदवार, दोनों अगर स्टार कैंपेनर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों अगर इसी में उलझ जाते तो इतने बड़े मुल्क में और इतना इसे कैसे आप कैंपेन करते। हाँ, ठीक है। अब मैं पुष्पराज के पास आती हूँ कि पुष्पराज, आज ये भी बात हो रही है कि केएल शर्मा को क्योंकि अमेठी से प्रेजेंट किया गया है, फील्ड किया गया है, उसका एक जो एक स्ट्रैटेजी है उसके बारे में जो लोग बात कर रहे हैं कि देखिए अभी इंदौर में क्या हुआ था और सूरत में क्या हुआ, खजुराहो में क्या हुआ। भाई लास्ट मोमेंट पे आपका बंदा जिसको आप फील्ड कर रहे हो वो कब पाला बदल लेगा, कब बीजेपी में चला जाएगा। लेकिन केएल शर्मा के साथ ये चीज कहीं से भी ऐसी चीज जुड़ती हुई नजर नहीं आ रही थी। क्या ये भी एक वजह थी कि पार्टी ने बहुत स्ट्रैटेजिकली सोचा होगा कि ठीक है हम एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आए जो अमेठी और रायबरेली को अच्छे से जानता ही है, लेकिन एक ये भी फैक्टर है कि वो लास्ट मोमेंट पर एक टर्नकोट ना बन जाए। जी पुष्पराज। नीलू जी, आपको, दर्शकों, पैनलिस्ट को और हमारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं, ये आई डोंट थिंक फैक्टर था ही, बिकॉज जितना शर्मा जी ने उधर काम किया है, जितना उनकी जो लॉयल्टी है फैमिली की तरफ और जो पार्टी की तरफ, ये प्रश्न कभी था ही नहीं कि ये शायद स्ट्रेटेजिकली चूज करे। मैं आपको आपकी ये जो पूरी बहस है इसको, सॉरी, ये जो बहस है इसको संरचनात्मक रूप से मैं देखना चाह रहा हूँ। देखिए, कांग्रेस, कोई भी सेना ऑपोजिट सेना के रणनीति पे या उनके फील्ड पे बैटल नहीं लड़ते हो, राइट। जैसे मराठा थे, मराठा ने कभी अपने जो गुरिल्ला वॉरफेयर है वो छोड़ के प्लेन्स में उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी। तो वैसे ही जब कांग्रेस पार्टी की एक अपनी रणनीति है, कांग्रेस पार्टी की जो स्ट्रैटेजी है इस इलेक्शन में, वो उस पर बरकरार रहेगी। भाजपा अब उनको बेट कर रही है, कई टाइम से बेट कर रही है कि इसको एक हाई फ्लाइंग रियलिटी टीवी बना दे और स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल गांधी के बीच में लड़ाई लड़े। जैसे हमारे जो पहले अनिल सिन्हा जी जो थे वो कह रहे थे, हाँ, अनिल सिन्हा जी कह रहे थे कि ये बेसिकली सिर्फ एक रणनीति थी कि स्मृति ईरानी जी को फिर से एक फ्रेश लीज ऑफ लाइफ दिए जाए, क्योंकि भाजपा में उनकी काफी तादाद पर उनकी जो स्टैंडिंग है, उनका जो स्टैचर है वो कट चुका है। तो उनको फ्रेश लीज ऑफ लाइफ देने के लिए ये उनकी रणनीति है। अब इसमें कांग्रेस पार्टी क्यों पड़े, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि आप समझ लीजिए कि राहुल गांधी ऑलरेडी वायनाड से चुनाव जीत चुके हैं। हालांकि रिजल्ट आने हैं, बट 90%, 99% चांस वही है कि वो जीत रहे वहां से। तो उनको कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो इसीलिए यूपी में लड़ रहे हैं क्योंकि आज के समय, और ये आप समझिए कि आज के समय यूपी में, बिहार में
कांग्रेस के लिए बड़ी सिंपैथी है यात्राओं के बाद, और अभी जो हालात हुए हैं उसके लिए बहुत ज्यादा सिंपैथी है। मुसलमान और दलित वर्ग कांग्रेस के पीछे कंसोलिडेट कर रहा है, भले ही जाटवों में उसमें नहीं हो रहा होगा, लेकिन बाकी जो वर्ग है, सब कास्ट है, उसमें कंसोलिडेशन हो रहा है। अब इस समय समाजवादी पार्टी को कांग्रेस पार्टी की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि अगर कांग्रेस पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता वहां लड़ता है, जैसे राहुल गांधी या प्रियंका गांधी, उससे जो कंसोलिडेशन इंडिया ब्लॉक के लिए होता है, ये उसके फायदे के लिए है। तो इस एंगल में राहुल गांधी इज बीइंग अ गुड अलायंस पार्टनर। उनको प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है, वो तो ऑलरेडी सांसद हो ही रहे हैं वायनाड से। लेकिन ये करते हुए वो पूरे जो उधर का जो माहौल है वो बदल जाएगा, क्योंकि जनता को ये सिद्ध हो जाएगा कि ये सीरियस है हमारे लिए लड़ने के लिए, एंड द वोट विल फॉल फॉर द इंडिया ब्लॉक। सिर्फ राहुल गांधी को नहीं पड़ेगा। तो एक सीट पे, वो 1 या 2 सीट पे उनका जो प्रभाव है वो नहीं है, वो पूरे यूपी में जो 80 सीट है उधर उनका एक इन्फ्लुएंस जा रहा है। दूसरी बात ये है। तीसरी बात, अगर यही प्रश्न हम प्रधानमंत्री मोदी से कहे कि भाई साहब आप प्रधानमंत्री हो, देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री हो, सबसे प्यारे प्रधानमंत्री हो, कि आप कह रहे हैं कि 70% आपको जनता जानती है, पसंद करती है, आप विंध्या के साउथ में क्यों नहीं लड़ रहे? कर्नाटक से लड़िए, महाराष्ट्र से लड़िए, केरल से लड़िए, तमिलनाडु से लड़िए। हम ये प्रश्न उनसे क्यों नहीं पूछते हैं? राइट। और दूसरी बात, अगर आपको इतना ही है कि भाजपा की रणनीति को आप मतलब कांग्रेस की रणनीति पे करिए, तो आप भाजपा को ये भी पूछिए कि आपके जो एकदम विशाल प्रगतिशील जो आपके जो 370 का एब्रोगेशन था, उसके कारण तो जम्मू और कश्मीर में बहुत ज्यादा एक लहर आई थी बीजेपी के लिए। तो आपने तीनों सीट से क्यों भाग रहे हो? आप प्रधानमंत्री मोदी बोल रहे हैं कि डरो मत, भागो मत। ये प्रश्न मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ, आप क्यों डर रहे हो? तीनों सीटों पे आप वॉकओवर क्यों दे रहे हो? आप क्यों भाग रहे हो? आप लड़िए, कहीं से भी लड़िए। आज अभी जाके कोल्हापुर में लड़िए, मैं जहां हूं, आइए लड़िए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं वो हारेंगे। और आखिरी बात, ये जो मुद्दा है ना, ये भाजपा का एक मनगणित उन्होंने रणनीति तैयार की है, एक बबल तैयार करा है, क्योंकि रियल मुद्दा ये है ही नहीं इस इलेक्शन का। रियल मुद्दा ये है कि कॉन्स्टेंटली राहुल गांधी आज टॉकिंग पॉइंट है। रियल मुद्दा ये है कि कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, वचन पत्र है, वो इस इलेक्शन का जो एजेंडा है वो सेट कर रहा है। अभी ये जो रेवन्ना उनके जो अलायंस पार्टनर थे भाजपा के, वो इश्यू है, उन्होंने कितने औरतों का शोषण किया, बेरोजगारी एजेंडा है, महंगाई एजेंडा है। ये सब, इन सब असली एजेंडाओं से, असली मुद्दों से ध्यान भटकाकर वो देश को गुमराह करना चाह रहे हैं। ये भाजपा की पहले से टूल किट रही है। तो इसमें हम और आप फंसे नहीं, इसमें फंसिए मत। इसमें ये जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आई है, ये सोची समझी एक रणनीति है, और इसका फायदा सिर्फ उनको नहीं बल्कि पूरे इंडिया अलायंस को मिल रहा है। बिल्कुल। लेकिन जावेद जी, क्या ये कहना सही होगा कि जो अब पूरा नैरेटिव था, जैसे कि इसके पहले के सालों में जब भी चुनाव होता था तो विपक्ष नैरेटिव सेट नहीं कर पाता था, विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी की चाल में फंसता हुआ नजर आता था। इस बार 2024 का चुनाव जिस तरीके से अब आगे बढ़ रहा है, क्या ये कहना सही होगा कि इस बार विपक्ष ने एजेंडा सेट कर दिया है और उस एजेंडे में फंसती जा रही है बीजेपी? जी जावेद जी। इस प्रयास में विपक्ष काफी हद तक सफल हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी अब बार बार इनका जवाब देते हैं, और कुछ चीजों में तो वो लाजवाब हो गए हैं। प्रियंका गांधी रोज जो ठोकाई कर रही हैं, उसका कोई जवाब है नहीं। पहले शहजादा और जीजा जी और दीदी फलाना ढिमाका करते थे। एक बार प्रियंका ने अंकल जी क्यों आप नाराज हो गए, इतना क्यों गुस्सा करते हैं, बस बोलती बंद हो गई। आपको मैं बताऊं, मैं प्रियंका गांधी को बहुत क्लोजली मैंने ट्रैक किया है। मैं 1999 में मैं 11 दिन था वहाँ अमेठी में, जब ये अपनी वालदा का इलेक्शन लड़ा रही थी, और वहाँ पे एक नारा लगता था, वहाँ की दीवारों पे मैंने नारा देखा था। वहाँ के लोगों ने, अपने कान से वहाँ के लोगों को मैंने सुना था कि बीजेपी की लंका फूकेगी बिटिया प्रियंका। अब वो पता नहीं फूकेगी कि नहीं, वो असलियत होगी कि नहीं, लेकिन उसकी शुरुआत कुछ होती दिख रही है। प्रियंका गांधी जिस तरीके से इमर्ज कर रही हैं पब्लिक स्पीकिंग में, हिंदी लाजवाब बोलती हैं, जितने लोकल कल्चरल रेफरेंसेस हैं शी इज वेल अवेयर, उनको अपने भाषण में पिरोती हैं, लोकल इश्यूज को उठाती हैं, जो कल्चरल जो ट्रेडिशनल वो है, और औरत होते हुए, और जैसे शेरनी कैसे वो दहाड़ रही है, इसका जवाब है क्या? वो अभी मुझे किसी एक भाजपा के नेता हैं, अब बहुत चंद रह गए हैं जो हमसे बात भी करते हैं, लेकिन बहरहाल एक ने मुझे मेरा फ़ोन उठा लिया, तो उनका देखो क्या हुआ, प्रियंका गांधी तो वहाँ 12 दिन के लिए फंस गई।
वो वहां से रोज एजेंडा सेट करेगी, वो रोज कुछ कोई लुकमा छोड़ेगी जो इसका प्रधानमंत्री को या किसी को जवाब देना पड़ेगा। और कल को अगर अमेठी में पोस्टर लग गए और लोग पूछने लगे कि भैया ये रवन्ना की जो 3,000 औरतें थी, तो ये औरतों की मंत्री, महिला मंत्री जो हैं, इसके बारे में कब बोलेंगी? वहां से कोई अगर, मैं अमेठी की जनता, अमेठी बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, वहाँ की जनता का मूड बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये यूपी है, दे डोंट सफर फूल्स वेरी इजली। वो वो पूछेंगे जवाब कि भाई वो 13 रुपए किलो चीनी मिलनी थी, कहाँ गई? सिलेंडर 300 रुपए में था, वो 1300 में हो गया, वो कहाँ गया? और ये आप देखिएगा, अब ये आने वाले दिनों में ये सब कुछ होगा। और पुष्पराज को उन्हें पूना से निकाल के वहां भेजना चाहिए, पुष्पराज ऐसे जुझारू लोगों को, अकलमंद लोगों को, फिर आप देखिएगा खेल। पुष्पराज, you want to react to this? What Javed ji has said? और प्रियंका के संदर्भ में भी एक सवाल भी है मेरा आपसे कि that was on a lighter note, but सवाल ये है कि प्रियंका का अब फ्यूचर क्या है, क्योंकि आज कई लोग मायूस भी हुए कि भाई प्रियंका गांधी को लड़ना चाहिए था, वो एक नई ऊर्जा कांग्रेस में देता। आज इस तरह की भी कई लोगों के कमेंट्स आए कि प्रियंका क्यों नहीं लड़ रही है। अगर प्रियंका अमेठी से लड़ती तब तो शायद स्मृति ईरानी का हारना तय ही माना जाता, कि बिल्कुल मतलब एक तरफा वो लड़ाई दिखती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज उसके भी कारण है और आज उन पर हमें सवाल नहीं करने चाहिए कि क्या उनका कॉन्टेस्ट नहीं करना कांग्रेस के लिए क्या ठीक है इस समय के लिए। हो सकता है वो बाद में आ भी जाए, लेकिन अगर वो कॉन्टेस्ट नहीं कर रही हैं तो क्या ये कांग्रेस की एक सही रणनीति है? जी देखिए, अभी पिक्चर बाकी है, ये तो सिर्फ एक ट्रेलर है, राइट? तो प्रियंका गांधी का अभी वो देखा जाए तो वो अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो महासचिव है वो है ऑलरेडी, और की कैंपेनर है इस पार्टी के लिए। तो ये एक लंबी लड़ाई है, ऐसे नहीं है कि वो इमीडिएटली ये चुनाव नहीं लड़ेगी तो उसका वो कुछ असर नहीं होने वाला है। और दूसरी बात रही कि रायबरेली अमेठी से वो स्मृति ईरानी जी के साथ क्यों नहीं लड़ी है। देखिए, एक बचपन में मेरी कहावत थी कि जो कीचड़ में लड़ रहा, मुझे नानी बोलती थी, जो कीचड़ में लड़ रहा है उसके साथ जाके आप मत लड़ाई करो, क्योंकि कीचड़ आप पे आता है, आपके कपड़े खराब होते हैं। वही लॉजिक यहाँ है। वाई शुड शी, प्रियंका गांधी ने इनको क्यों डिग्निफाई करना है? अमेठी तो शर्मा जी ही जीत जाएंगे अकेले ही अपने बलबूते पे, तो उसमें कोई दो राय नहीं है। वाई शुड गांधी परिवार का मतलब आप समझिए, ये उनकी एक साजिश है, स्मृति ईरानी की साजिश है, भाजपा की साजिश है कि पूरे उन लोगों को वहां लॉक करके रखे, बिकॉज इतना घटिया और एकदम पेटी पॉलिटिक्स वो लड़ी जाएगी उधर, इतना कीचड़ उछाला जाएगा कि कॉन्स्टेंटली आपको रिएक्ट करना पड़ेगा, आप एजेंडा सेट ही नहीं कर पाओगे। तो व्हेन समवन इज बुलिंग यू, आप रिस्पॉन्ड नहीं करते हो, आप गांधीयन वे अपनाते हो, आप अपना काम पे संयम रहते हो, अपने काम पे बरकरार रहो। तो वही कर रहे हैं अभी प्रियंका गांधी। देश भर में वो हर कश्मीर से, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी से और वेस्ट बंगाल से लेकर गुजरात तक वो हर जगह प्रचार कर रही है। वो उनका इस इलेक्शन में योगदान है। अब आगे वाले इलेक्शन में क्या होगा वो आप देखते जाइए। ये मतलब सार्वजनिक रूप से सब कांग्रेस पार्टी ने जो पूरी रणनीति है अगले 5 साल की, 4 साल की, ये थोड़ी डिस्कस करेगी, लेकिन एज आई सेड पिक्चर बाकी है। मैं एक चीज इसमें बस ऐड करना चाहता हूँ। जी। मुझे 99 में किसी ने कहा, डिस्क्राइब किया था प्रियंका गांधी के बारे में, मैंने पूछा, मैंने कहा क्या भविष्य आपको लगता है? तो उन्होंने कहा, उस आदमी ने मुझे कहा, वो बहुत पुराना कांग्रेसी था, कि शी इज डेस्टिनीज चाइल्ड। तो ये बात आप याद रखिएगा, प्रियंका गांधी के लिए वो एक स्टार परफॉर्मर नहीं है, शी इज द स्टार कैंपेनर फॉर द कांग्रेस पार्टी। शी इज द वन जिसके लिए सबसे ज्यादा लोग अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में बुलाने के लिए, कांग्रेसी नहीं, गैर कांग्रेसी भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी आए और वहां करे। ये तो अभी ये इब्तिदाए इश्क है, होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बिल्कुल। अनिल जी, अब आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई है, तो फिर आप ही से ले लिया जाए कंक्लूडिंग कमेंट, कि क्या कहेंगे आप इस पूरी लड़ाई को, जिस तरीके से अब जो पूरा जो ये घमासान शुरू हुआ है बीजेपी बनाम कांग्रेस का या फिर इंडिया अलायंस के बीच? नहीं, उसमें एक जयराम रमेश ने एक चीज कहा है कि अभी बाकी है, अभी और भी मतलब कुछ इस तरह का उन्होंने इंडिकेट किया है कि कुछ और पत्ते खोले जाएंगे, ऐसा है। तो मुझको लग रहा है कि अगर इसको मतलब क्लोजली वॉच करने पर तो बहुत इंटेलिजेंट मूव लग ही रहा है। मैं भी थोड़ा सा था ये मेरी मतलब ये हो रहा था, तो इसीलिए
नहीं पहले, हाँ, तो जावेद जी को बोलने दीजिए ना। नहीं, मैं आपकी बात सुनने फिर बोलूंगा। हाँ, तो हाँ, उसके बाद जो है ये मुझको लग रहा था, लेकिन अब लग रहा है क्या, देखिए एक इससे कई मतलब अगर इसके इम्प्लीकेशंस को अगर ये करें, मतलब डिस्पैशनेटली अगर एनालाइज करें, ये जो मीडिया का दबाव है और जो बीजेपी का नैरेटिव है, उससे बाहर हट करके अगर इसको देखें, तो आप देखिए एक काम तो किया कि एक तो उनकी जो असलम जो बहुत ही निगेटिव कैंपेनर है बीजेपी की, उसको तो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया। अब वो अगर अमेठी छोड़ के भागेगी तो भी हारेगी, अगर वहां रहेगी तो भी हारेगी। तो वो एक तो बहुत बड़ा काम किया। दूसरा ये है कि बीजेपी के इक्वेशन को भी ये कर दिया है, मतलब उसको बराबर कर दिया, बैलेंस कर दिया। बीजेपी में सही कहा जैसा पुष्पराज ने कि वहाँ बहुत उनका विरोध है। वो उनको माना जाता है कि उसको सिर्फ मोदी प्रोटेक्ट करते हैं, और वो मतलब एक्सट्रीमली अनपॉपुलर ये है, क्या कहते हैं, मंत्री के रूप में भी और पार्टी लीडर के रूप में बहुत ही उनको माना जाता है कि बदमिजाज जिसको आप कहते हैं वो महिला है। तो उनका उनके लिए जो इवन बीजेपी के जो लोग हैं रायबरेली में, वो भी उनकी मदद करेंगे, और यूपी के बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा कि ये बेवजह हमारे यहाँ लाइबिलिटी थी, तो उसको बाहर करेंगे। तो कई तरह के इसके इम्प्लीकेशंस आ गया। दूसरा एक और चीज है कि आपने कितना अच्छा हो गया, अब कैंपेनिंग जो है, अब राहुल गांधी पर अब कैंपेनिंग नहीं होगी ना, मतलब इनका क्या करेंगे ये दिने, वो जो उनके खिलाफ है कैंडिडेट, उसको वो ओवरनाइट बना नहीं सकते उसका अपोनेंट, इसीलिए बहुत टाइमली इन्होंने ऐसे समय में दिया जो को नीरज, बदल भी नहीं सकते थे। तो वो बहुत ही वेल प्लान मूव। और मैंने देखा है कि वहां पर जो जिसको आप कहते हैं कि लोगों का रिस्पॉन्स, तो सबसे ज्यादा उत्साहित है वहां, ज्यादा सर सीटें हैं, विधानसभा की सीटें इनके पास, समाजवादी पार्टी के पास। वो सब लाल टोपी लगा करके वो सबसे ज्यादा खुश है। तो एक इंडिया अलायंस के रूप में भी जो है राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी और आसपास जैसा कह रहे थे सुल्तानपुर वगैरह में, वो एक तरह का एक इंडिया अलायंस को एक नई एनर्जी मिल जाएगी। और बहुत मतलब हमको लग रहा है कि अच्छा नाउ आई पॉइंट फील कि इट्स अ हाँ, ग्रेट मोमेंट फॉर देम। आपने एक अच्छा पॉइंट रेज किया और ये सवाल आई थिंक जावेद जी से भी पूछा जा सकता है कि जावेद जी जो ये मूव है कि राहुल गांधी रायबरेली से लड़ेंगे और अब इसका असर इंडिया अलायंस के अगर लिहाज से देखा जाए, तो आपको क्या लगता है कि यूपी में 80 सीटें हैं लोकसभा की, कितनी सीटों पर असर पड़ेगा और एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इंडिया अलायंस पर पड़ेगा, कितनी सीटों पर अंदाजन? देखिए जैसे अब जितनी सीट्स बाकी हैं सब पे असर पड़ेगा। अगर ये लोग नहीं लड़ते वहां से तब बड़ा डिमोरलाइजिंग इफेक्ट होता। ये रायबरेली से लड़ रहे हैं, इन्होंने किशोरीलाल शर्मा को अमेठी से लड़ाया है, प्रियंका गांधी ने वहाँ वादा किया है कि मैं अब अगले 12 दिन यहीं रहूँगी, 6 तारीख से जब तक वोट नहीं पड़ जाता ये वहीं रहेंगी और कैंपेन करेंगी। और जो लोग ये जिस इस गलत फहमी में है कि प्रियंका गांधी डर के हट गए, प्रियंका गांधी डरने वरने वालों में से नहीं है। तो डर नाम की जो शब्द जो है उसकी डिक्शनरी में नहीं है। वो 2014 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ने पे बजित थी बनारस से। ये वो अहमद भाई ने, मरहूम अहमद पटेल साहब और जो कांग्रेस पार्टी के पॉलिटिकल मैनेजर्स हैं, उन्होंने बड़ा प्रेशर ला के कि नहीं ये ऐसी लड़ाई है बनारस से, वो भी पीएम के खिलाफ, ये सब रोक दिया। तो वो वजित थी। और ये आई हैव इट ऑन वेरी गुड अथॉरिटी, क्या उन्होंने हमसे खुद कहा था। मैंने राहुल गांधी का इंटरव्यू किया था 2014 में, और उस इंटरव्यू के एक रात पहले उन्होंने मुझसे ये कहा था, और जिस दिन इंटरव्यू किया तो उसी दिन, कि मैं तो वहाँ से लड़ना चाहती हूँ, लेकिन इन लोगों ने किन्हीं कारणों से नहीं लड़ने दिया। हो सकता लड़ती तो कुछ इतिहास भारत का दूसरा होता, बट नॉनदलेस। तो वो डर नाम का वर्ड उनकी डिक्शनरी में नहीं है। हो सकता है भगवान ने कुछ उनकी किस्मत में उनसे कुछ कोई बड़े काम के लिए उनको छोड़ा हो, कुछ और बड़ी लड़ाई। स्मृति ईरानी से अगर फर्ज करो कि आप वो लड़के हरा देती स्मृति ईरानी को, तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात थी? वो तो भाई उनका होम टर्फ है, वहां जीतना ही था। आश्चर्य तो ताज्जुब तो तब होता अगर स्मृति ईरानी प्रियंका को भी हरा देती। तो हो सकता है किसी बड़ी लड़ाई के लिए ऊपर वाले ने उसको बचा के रखा है। बिल्कुल।
और जो शायद बात पूछ जी जी हाँ जी 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 बोलिए। हाँ आप नहीं नहीं मैंने आप क्या कुछ कह रहे थे। हाँ नहीं बस अब और ज्यादा नहीं कहना चाहिए कि मैं पुष्पराज से बात ये बाद में कहूँ। पुष्पराज, can I say just touch wood and ask for your concluding comments? जी बोलिए। देखिए, ये लड़ाई में मैं पूरी तरह इससे सहमत हूँ जावेद जी और सुनील जी से कि ये जो सो कॉल्ड डन इलेक्शन था, ये पूरा अब भाजपा की जो स्ट्रैटेजी थी ये पूरी तरह से आउट ऑफ द विंडो चली गई है, पूरी तरह से ये खराब हो चुकी है। अब मैं दावे के साथ कह सकता हूँ और इनफैक्ट मैं एक्सटेंसिव टूर पे गया हूँ कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, और मैं 100% शत प्रतिशत कह सकता हूँ कि मूड कांग्रेस के फेवर में है। इतना हेवी एंटी इनकम्बेंसी 10 सालों में नहीं देखने को मिला है जितना आज देखने को आ रहा है। तो जाहिर सी बात है भाजपा हर वो डेस्परेट गैम्बल खेलने को तैयार है जिससे एजेंडा वो वापस छीन सके। अब जब आप लोग इतनी स्मार्टली रणनीति कर रहे हो, अब आप इतनी स्मार्ट कैंपेन कांग्रेस कर रही है, उन्होंने इतना बड़ा विशाल कैंपेन है, उन्होंने बिल्कुल ही ये मेटा नैरेटिव नहीं बनने दिया है, वो पूरा लोकलाइज किया है हर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे। तो अब जब कांग्रेस पार्टी रणनीति और ये गेम एक एक रन के लिए लड़ रही है, तो व्हाई शुड वी नाउ एवर फाइट द बैटल ऑन भाजपा टर्म्स? उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। तो मैं आपको फिर से आपके माध्यम से आपके दर्शकों को आश्वासन देना चाह रहा हूँ कि ये एक सोची समझी गई रणनीति है। इसका बेनिफिट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश की इंडिया अलायंस के सारे दलों को मिल रहा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि रायबरेली तो जीतेंगे ही, 99% अमेठी भी निकाल के आ जाएंगे ये लोग। चलिए अब देखना होगा कि क्या कुछ होता है आगे। और जो बात जावेद जी कह रहे थे कि अब 6 तारीख से प्रियंका वहां पर कैंप करेंगी और हर दिन वहां से एक नया नैरेटिव होगा जिस पर मोदी जी मजबूर होंगे जवाब देने के लिए। तो एक बहुत ही रोचक कैंपेन अब यूपी में दिखेगा और इसका इफेक्ट पूरा जो है देश में भी एक देशव्यापी इसका असर जी दिखेगा। तो देखना होगा कि किस तरीके से अब ये पूरा कैंपेन आगे बढ़ता है। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, जावेद जी, अनिल जी, पुष्पराज, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू।